हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करते हैं थ्री डी ज्योमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमने पिछले वाले क्लास में डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस के बारे में। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे अगर अपने को कुछ कंडीशन दे दिया जाएगा तो हम लोग किस हिसाब से लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो अपने को एक पैरेलल वेक्टर के लिए दिया जाता था और एक पॉइंट दिया जाता था, उससे हम लोग एक नए वेक्टर का इक्वेशन फाइंड कर लेते थे। दूसरा कंडीशन अपने को मिलता था कि अगर दो पॉइंट से कोई वेक्टर पास आउट हो रहा है तो कैसे हम लोग उस वेक्टर का इक्वेशन फाइंड कर लें। तो हम लोगों ने कल की क्लास में उसको डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसके रिलेटेड कितने बेसिक पॉइंट्स पूछे जाएंगे, क्या क्या बेसिक पॉइंट्स होता है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अपना टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। सपोज करिए एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है। सपोज कर लेते हैं इसका नाम आर वेक्टर, R1 वेक्टर नाम रख देते हैं और इसका नाम R2 वेक्टर रख देते हैं। ठीक है। और इनके बीच जो एंगल बन रहा है थीटा, इसी एंगल को फाइंड करना है। जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को फाइंड करना है। अब अगर ध्यान दिया जाए तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाय b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बात आएगा कि b1 और b2 कहां से मिलेगा, तो अपने को यहां पर R1 वेक्टर और R2 वेक्टर जो दिया गया है हम लोग यहीं से फाइंड करेंगे। तो क्या क्या कैसा दिखेगा अपने को b1 वेक्टर या b2 वेक्टर, तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। तो जो R1 वेक्टर है वो अपने को दिखेगा a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। फिर R2 वेक्टर जो है वो होगा a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो यहां से जो अपने को b1 और b2 वेक्टर दिखेंगे हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करके डॉट प्रोडक्ट ऊपर से और नीचे b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे और पूरा वैल्यू लगाएंगे तो cos थीटा बराबर अपने को दिखेगा। तो हम वहां से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो पहला कंडीशन ये। दूसरी बात यहां पर ये आ रहा है कि अगर आपको थीटा दिख रहा है, अगर आपको थीटा दिख रहा है तो थीटा दिखते ही तुरंत आपके दिमाग में आएगा हो जाए अगर जीरो, हो ना हो, थीटा अगर जीरो के बराबर हो गया तब क्या करेंगे। तो जिस टाइम आपका थीटा जीरो के बराबर हो जाएगा तो यहां पर इसको बोला जाता है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। अब कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म का मतलब क्या होगा कि मतलब थीटा बराबर जीरो होते ही दोनों वेक्टर जो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर हैं वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल होंगे तो अपने को नजर क्या आएगा कि b1 वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। फिर दूसरी बात, अगर थीटा सपोज करिए थीटा इक्वल्स टू अपना π/2 हो जाए, थीटा बराबर π/2 हो जाए तो इसको बोला जाता है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ठीक है। अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का मतलब क्या होगा कि थीटा जिस वक्त अपना π/2 के बराबर होगा तो मतलब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर अपना क्या हो जाएगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते ही या हम यहां पर थीटा बराबर जिस टाइम π/2 रखेंगे तो cos π/2 की वैल्यू जीरो होती है। क्या होती है, cos π/2 की वैल्यू जीरो। अब cos π/2 की वैल्यू जीरो होगा तो b1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इक्वल्स टू जीरो अपना दिखेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई।
हाँ, ध्यान देना है कि आप ये b1 वेक्टर और b2 वेक्टर तभी लगाएंगे जब अपने को वेक्टर फॉर्म दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और बन गया कि सपोज कर लीजिए कि अपने पास वेक्टर फॉर्म ना दिया जाए, कुछ और फॉर्म दे दिया जाएगा, तो कौन सा फॉर्म देगा? तो हो सकता है हम लोगों को कार्टेशियन फॉर्म दे दे। अब कार्टेशियन फॉर्म देगा तो वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा, कि हम लोग कैसे सोचेंगे कि कैसे एंगल फाइंड करना होगा। तो ध्यान देंगे, सपोज कर लीजिए कोई लाइन, लाइन नंबर पहला है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। तो ये लाइन नंबर 1 हो गया। लाइन नंबर 2 अगर देखा जाए, या वेक्टर दूसरा लाइन जो होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, तो हो जाएगा x माइनस x2 डिवाइड बाई a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 डिवाइड बाई b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 डिवाइड बाई c2। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो दो लाइन अपने को दिख रहा है कार्टेशियन फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो हम लोग कैसे लगाएंगे? तो यहां पर भी कुछ नहीं, अगर ऐसा फॉर्मेट दे दिया जाएगा तो फॉर्मूला यहां पर भी होगा अपना cos थीटा इक्वल्स टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 डिवाइड बाई b1 वेक्टर का वहां पर अपने पास क्या था, मैग्नीट्यूड था। तो b1 वेक्टर का अगर देखा जाएगा तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर रूट में अगर देखा जाएगा तो हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो अब यहां पर अगर अपने को कार्टेशियन फॉर्म दे दिया जाएगा तो वहां से भी हम एंगल फाइंड कर लेंगे, और अगर सपोज कर लीजिए अपने को वेक्टर फॉर्म दे दिया जाएगा तो वहां से भी हम लोग एंगल फाइंड कर लेंगे। अब एक डाउट अपने को यह भी आता है कि कौन सा b1 मतलब कि b वेक्टर क्या होगा। तो जो यहां पर नीचे दिख रहा है अपने को, जो यहां पर डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है, तो ये b वेक्टर का है, b1 वेक्टर का नाम दे देते हैं, और जो यहां पर a2 b2 c2 है वो b2 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। तो क्योंकि अपने को पता था कि b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर का अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो अपने को a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइड बाई रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर नजर आएगा। अब यहां पर एक बात फिर से बन जाएगा कि सपोज कर लीजिए थीटा इक्वल्स टू अगर अपना 0 हो गया, पहला कंडीशन थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, तो इसको फिर से बोला जाएगा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म मतलब क्या हो जाएगा कि फिर से दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। या हम उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो थीटा इक्वल्स टू अगर पाई बाई 2 हो गया तो इसको बोला जाएगा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का मतलब कि दोनों वेक्टर अपने क्या होंगे, दोनों वेक्टर अपने परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो क्या कंडीशन बन जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 होगा। आप उल्टा भी सोच सकते हैं
कि अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो रहा है तो सपोज कर समझ जाएंगे आप कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्या यहां तक बात आपको समझ में आई? सिंपल है, एकदम एकदम बेसिक तरीके से है। ठीक है, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और एकदम आसानी पूर्वक लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। पहला काम आपको क्वेश्चन कभी भी करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले आपसे क्या पूछा गया है पहले उस चीज को जरूर लिखें। तो क्या लिखा है? फाइंड एंगल। अगर एंगल को फाइंड करना है तो तुरंत अपने दिमाग में आना चाहिए cos थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर डिवाइड बाय b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहां पर अब अपने को दिख गया कि cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाई b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि हम यहां से कैसे ढूंढेंगे कि कौन b1 वेक्टर होगा और कौन b2 वेक्टर होगा। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अब आप ध्यान दें, r वेक्टर अपने को दिख रहा है, दो लाइन है, r वेक्टर इक्वल्स टू इतनी जो पूरी पार्टी आपको दिख रही है ये है a1 वेक्टर। ठीक है, प्लस लैम्डा और ये जो लैम्डा के पास वाला दिख रहा है ये है अपना b1 वेक्टर। बात समझ में आ गया? फिर यहां पर अगर ध्यान दें तो यहां पर है अपना ये वाला जो पार्टी है ये है अपना a2 वेक्टर, फिर माइनस म्यू और ये वाला है अपना b2 वेक्टर। ठीक है, अब क्या आप यहां से कंपैरिजन कर लिए? तो कोई बात नहीं, अब यहां पर आप लिख लीजिए b1 वेक्टर इक्वल टू कितना है? तो b1 वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। b2 वेक्टर इक्वल टू अगर देखा जाए तो कितना है अपने पास? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। v2 वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। और b1 वेक्टर अपने पास है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब अपने पास फार्मूला भी पड़ा है, अब हम फार्मूला को यूज करते हैं। अब फार्मूला का अगर हम यूज करेंगे तो देखिएगा क्या है? cos थीटा b1 वेक्टर क्या है? i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डॉट फिर b2 वेक्टर है अपने पास 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप डिवाइड बाय b1 वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो कितना होने वाला है? रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। फिर यहां पर v2 वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाएगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों को पता है डॉट प्रोडक्ट कराना होता है दो वेक्टर का, तो क्या कराते हैं? i का i से कराते हैं, तो क्या बन जाएगा? 2। फिर j का j से कराएंगे तो 2 4 जा 8 होगा। फिर k का k से कराएंगे तो 2 इंटू 2 मतलब माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा 8। डिवाइड बाई अगर यहां पर देखा जाए तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 रूट ओवर यहां पर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये वाला हो जाएगा 16 और ये वाला भी हो जाएगा 16। अब ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा अपना 18 डिवाइड बाई अगर ये देखा जाए तो 4 4 8 प्लस 1 9, 9 का रूट होता है 3। ठीक है, और यहां पर अगर देखा जाएगा तो ये कितना बन रहा है अपना 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 कराएंगे तो 36 हो जाएगा और 36 का जो रूट होता है वो 6 होता है। ठीक है, अब आप चाहें तो आप इसको 3 टाइम्स कट कर सकते हैं और ये वाला इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ओवरऑल 1 आ गया। तो क्या बना अपना cos थीटा बराबर 1 आ गया, मतलब थीटा बराबर अगर देखा जाएगा तो 0 आ गया।
थीटा बराबर अपना 0 आ गया। तो एंगल जो अपने को फाइंड करना था, तो एंगल क्या है, 0 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर अपने पास है कार्टेशियन फॉर्म में। अभी तक हम लोगों को पीछे क्या दिया गया था, वेक्टर फॉर्म दिया गया था। अब यहां पर कार्टेशियन फॉर्म दिया गया है। अब कार्टेशियन फॉर्म अगर दिया गया है तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो पहला काम अपने को कंपैरिजन करना चाहिए। तो कंपैरिजन कराएंगे तो यहां से अगर देखें तो a1 इक्वल्स टू 3 है, b1 इक्वल्स टू 5 है और c1 इक्वल्स टू 4 है। फिर उस लाइन से अगर देखा जाएगा तो a2 इक्वल्स टू 1, b2 इक्वल्स टू 1 एंड c2 इक्वल्स टू 2। क्या ये कंपैरिजन करने आ गया आप लोगों को? अगर आप लोग कंपैरिजन कर लिए, फिर अगला काम अपना क्या है कि फाइंड द एंगल। अब एंगल फाइंड करना है, कार्टेशियन फॉर्म का यूज करना है, तो आप डायरेक्ट लगाया जा सकता है कि cos थीटा इक्वल्स टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 होल डिवाइड बाई रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। सेकेंड रूट में है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब अपने को केवल वैल्यू लगाना है, यहां पर अपने को वैल्यू दिया गया है तो हम लगा सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2। क्या हम यहीं पर प्रोडक्ट करते चले तो 3 हो जाएगा, प्लस b1 b2 5 इंटू 1 कराएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस c1 c2 4 इंटू 2 कराएंगे तो 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई। आप चाहें तो सिंगल रूट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर a1 का स्क्वायर कराएं तो 9 प्लस b1 का स्क्वायर कराएं 25, c1 का स्क्वायर कराएं 16, फिर a2 का स्क्वायर कराएं तो 1, b2 का स्क्वायर कराएं तो 1 और c2 का स्क्वायर कराएं तो 4। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ऊपर कितना होने वाला है 3 5 8, 8 प्लस 8 कितना होगा 16। ऊपर तो अपना 16 हो गया। नीचे अगर देखा जाएगा तो कितना बन जाएगा 25 प्लस 16 अपना हो जाएगा 41, 41 प्लस 9 कराएं तो 50। ये हो गया अपना रूट 50 इंटू रूट 6। यहां से आप चाहे तो बाहर भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 रूट 5, सॉरी 2 रूट 5 नहीं, इसको हम 5 रूट 2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा अगला 16 5 रूट 2, ठीक, और ये रूट 6 रहने दीजिए। तो ऊपर ओवरऑल अपना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 5 रूट 12। हाँ, यहां से भी एक चीज और बाहर हो सकता है, 16 यहां से रूट 12 है तो रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 3, 2 रूट 3 तो 5 इंटू 2 रूट 3। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप लिखें, यहां पर लिख देते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 2 से कट गया 8 डिवाइड बाई 5 रूट 3। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स 8 अपॉन 5 रूट 3।